बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज के 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, आज हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 4.3 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से इसे समझना और तैयार करना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हमारे पास, solve the following system by reducing their augmented matrix। augmented matrix क्या होते हैं, हम जब सवालों को हल करेंगे तब मैं आपको जाके बताऊंगा। टू एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, यानी हमने दो मेथड से, दो तरीकों से इनको सॉल्व करना है। एग्जाम में वो एक ही मेथड पूछता है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, या तो वो एचलॉन से पूछेगा या वो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म से पूछेगा। ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है रिसेंटली, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम पेज 64 पर, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं आपकी बुक के अंदर। दो मेथड्स हमने पढ़ लिए, क्रैमर रूल भी पढ़ लिया जो पेज 65 पर है, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी पढ़ लिया, और ये लास्ट टॉपिक है नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करने का। ठीक है, हमारे पास वो क्या है, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म या एचलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, दोनों की मदद से हमने इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, इससे रिलेटेड। अच्छा बेटा, यहां पर आपकी बुक के अंदर पेज 65 पे दो डेफिनेशंस है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब मैं पहला पार्ट सॉल्व करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तब आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जब सॉल्व करेंगे ये चीजें फिर समझ आती हैं, वैसे डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगी कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अब हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को, और पहले हम पढ़ लेते हैं एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन की डेफिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर इनके दरमियान में डिफरेंस पता होगा तो फिर ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, और फिर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा चीजों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन के दरमियान डिफरेंस को समझते हैं। चलिए बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन होगा, उसका हमने एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की मदद से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि एचलॉन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या होती है हमारे पास किसी भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम की। अगर ये समझ आ जाएगा इनके दरमियान डिफरेंस, तो फिर आपके लिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। पहले आपने डिफरेंस समझना है इसको सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एचलॉन फॉर्म क्या होती है हमारे पास। ठीक है, दो चीजें हैं, एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। एचलॉन फॉर्म किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, किसी भी ऑर्डर का जो मैट्रिक्स हो सकता है आपके पास इन एचलॉन फॉर्म। वो एचलॉन फॉर्म में तब होगा इफ, अगर यहां से लेकर जो यहां तक मैंने लिखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, तो वो एचलॉन फॉर्म कहलाती है। तो इस पैरा को आपने अच्छे तरीके से समझना है। क्या कहता है ये पैरा हमारे पास, द नंबर ऑफ जीरोस यानी इस तरह का जीरो नंबर कोई भी हो सकता है, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री। जरा इस पॉइंट को समझना कि लीडिंग एंट्री क्या होती है। तो यहां पर मैंने लिखा है किसी भी रो का पहला नॉन जीरो नंबर लीडिंग एंट्री कहलाता है, किसी भी रो का। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ना मेरे पास, इसका पहला नॉन जीरो नंबर ये है, ये लीडिंग एंट्री है R1 की। ये मेरे पास R2 है, इसका जो पहला नॉन जीरो नंबर है ये क्या है 1, इसकी लीडिंग एंट्री ये है मेरे पास। ये R3 है, तो इसका पहला नॉन जीरो नंबर मेरे पास ये है, ये लीडिंग एंट्री है। तो ये डेफिनेशन जहन में होनी चाहिए, किसी भी रो का पहला नॉन जीरो नंबर लीडिंग एंट्री कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। लीडिंग एंट्री जैसे मैंने यहां पर बता दिया, 1 लीडिंग एंट्री है, इधर 1 लीडिंग एंट्री है और इधर 1 लीडिंग एंट्री है।
ठीक है। अच्छा जी, वो क्या कहता है दोबारा समझते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस, किसकी बात कर रहा है? द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री। ये लीडिंग एंट्री है, इससे पहले जीरो की तादाद, इससे पहले जीरो की तादाद देखनी है। कोई जीरो नहीं, इस लीडिंग एंट्री से पहले कोई जीरो नहीं है हमारे पास, ये नोट कर लीजिए। ये लीडिंग एंट्री है, इससे पहले कितने जीरो हैं? एक जीरो है। कितने जीरो हैं? एक जीरो है। ये लीडिंग एंट्री है, इससे पहले कितने हैं मेरे पास? दो जीरोज हैं। कितने हैं लीडिंग एंट्री से पहले? जरा पॉइंट को समझना है। द नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज की बात करा, ये वाले नंबर जीरोज की, बिफोर द लीडिंग एंट्री, लीडिंग एंट्री से पहले जो जीरोस की तादाद होगी इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन इसे कर लें, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोस इन प्रीसीडिंग रोज, यानी नेक्स्ट रो के अंदर। अगर ये मेरे पास R1 है, रो 1, इस लीडिंग एंट्री से पहले कोई जीरो नहीं है, ठीक है, वो कहता है इससे नेक्स्ट रो, प्रीसीडिंग से मुराद नेक्स्ट रो। R1 के बाद कौन सी रो है? सेकेंड रो है। इसमें जो लीडिंग एंट्री होगा उससे पहले जीरो की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। इसमें कोई जीरो नहीं है लीडिंग एंट्री से पहले, लेकिन इसमें एक जीरो है, वो ये वाला है हमारे पास, ठीक है। एक जीरो है, ज्यादा हो गया, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। और ये मेरे पास कौन सी है? R3। इस लीडिंग एंट्री से पहले कितने जीरो है? दो जीरो है, यानी नेक्स्ट रो के अंदर जीरोस की तादाद ज्यादा होनी चाहिए बिफोर द लीडिंग एंट्री। इसमें कोई जीरो नहीं, उससे नेक्स्ट रो के अंदर एक जीरो है, उससे नेक्स्ट रो के अंदर लीडिंग एंट्री से पहले कितने जीरो? दो जीरो है, तो ये एचलॉन फॉर्म होगी हमारे पास, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। यहां पर ये R1 है, ये क्या है? R1, ये लीडिंग एंट्री है मेरे पास, ठीक है। लीडिंग एंट्री से मुराद नॉन जीरो नंबर, पहला नॉन जीरो नंबर ये है, लेकिन इससे पहले जीरो कितने हैं मेरे पास? एक जीरो है। कितने जीरो हैं? एक जीरो है, ठीक है। ये कौन सी रो है? सेकंड रो है। ये लीडिंग एंट्री है, इस लीडिंग एंट्री से पहले कितने जीरो हैं? दो जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं? दो जीरोज हैं, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है? इसमें लीडिंग एंट्री है ही नहीं, लेकिन इसमें तादाद कितनी है? चार जीरोज हैं। कितने हैं? तादाद कितनी है? चार जीरो है। अब देखें कंसेक्यूटिव रो, ये R1 है, इससे नेक्स्ट रो के अंदर एक जीरो ज्यादा ही है, ज्यादा होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए जीरोस अगली रो के अंदर। इसमें जीरोस की तादाद कितनी है? चार है। कितनी है? चार है। तो हर कंसेक्यूटिव रो के अंदर जीरोस की तादाद ज्यादा है बिफोर द लीडिंग एंट्री, तो ये भी मेरे पास एचलॉन फॉर्म के अंदर है। जैसे मिसाल के तौर पर इधर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, ये मेरे पास आ गया 0 1 2 3 0 1 2 4 0 0 1 3। अब इस लीडिंग एंट्री से पहले जीरो की तादाद कितनी है? एक जीरो है। कितने जीरो हैं? एक जीरो है। इस लीडिंग एंट्री से पहले जीरो की तादाद कितनी है? एक है। तो ये तो सेम हो गई, ये वाली और ये वाली, ये भी वन आ गई, ये भी वन आ गई, सेम नहीं होनी चाहिए। ये जो नेक्स्ट रो बनेगी, नेक्स्ट रो के अंदर जीरो की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, ना कम हो ना बराबर हो। ये वाले, ये भी एक जीरो है, ये भी एक जीरो, तो ये एचलॉन फॉर्म में हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस अगर आपको समझ आ जाए तीन एग्जांपल्स के थ्रू, तो फिर आपके लिए जो एचलॉन फॉर्म होती है वो समझना बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इस तरफ, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। एचलॉन फॉर्म बनती है तो फिर हम रिड्यूस भी बना सकते हैं। जरा पॉइंट को नोट करना है आपने, ठीक है। ये क्या कहता है हमें? अ मैट्रिक्स m by n is in reduced echelon form। वो reduced echelon form में तब होगी the first leading entry lies in Ri कोई भी रो हो सकती है। जैसे मेरे पास ये रो है ना, ठीक है, ये कौन सी रो है? R1। ये क्या है? R1। कहते हैं फर्स्ट लीडिंग एंट्री, इसकी लीडिंग एंट्री ये है मेरे पास, ये क्या है? लीडिंग एंट्री ऑफ R1। Ri की वो बात कर रहे हैं। इधर Ri को R1 ही समझ लें थोड़ी देर के लिए। इन Cj's, ये जो R1 है ना, ये कोई ना कोई कॉलम तो है ना मेरे पास। कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम है, ठीक है।
वो कहता है जो लीडिंग एंट्री होगी किसकी, किसी भी रो की, मिसाल के तौर पर R1, तो ये कॉलम कौन सा बनता है, सेकंड कॉलम। ये जो सेकंड कॉलम आया है ना, लीडिंग एंट्री के अलावा, लीडिंग एंट्री के अलावा तमाम नंबर जीरोज होने चाहिए। देन आर द अदर एंट्रीज आर जीरोज ऑफ CJ, इस कॉलम की तमाम एंट्रीज को होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये R1, अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास R2 है, इसकी लीडिंग एंट्री क्या है 1, लेकिन ये कॉलम कौन सा है 3। अगर जो RI, ये जो सेकंड रो है, लेकिन ये कॉलम कौन सा मिलता है हमें, थर्ड है ना, इसकी जो लीडिंग एंट्री है वो क्या है 1, इसके अलावा तमाम वैल्यू जीरो होनी चाहिए उस कॉलम की, ठीक है। जैसे ये लीडिंग एंट्री थी, ये तमाम वैल्यूज क्या हो गई, जीरो हो गई, क्लियर हो गई। ये लीडिंग एंट्री और इसके ऊपर नीचे तमाम वैल्यूज क्या होगी, उस कॉलम की जीरो हो गई हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं जी। अब यहां पर कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, इसमें कोई लीडिंग एंट्री नहीं है हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लें। अब आते हैं इस मैट्रिक्स को भी जरा समझ लें। ये मेरे पास क्या है, एक और मैट्रिक्स है, ये मेरे पास R1 है, कौन सी रो है R1। अगर ये R1 है, जरा इसको लेके चलते हैं, इस रो को R1 को, स्पेस कम है, लेकिन ये कॉलम कौन सा है इसकी लीडिंग एंट्री का, C1। जरूरी नहीं है कि पहली एंट्री हो, इंटरचेंज भी हो सकती है। ये R1 थी मेरे पास, ठीक है, और ये C2 में लाइक करती है लीडिंग एंट्री, लेकिन ये जो लीडिंग एंट्री है मेरे पास इस एचलॉन फॉर्म की, ये R1 और C1 के अंदर लाइक करती है। इसके अलावा तमाम नंबर्स के हैं, जीरो है ना हमारे पास। अब आते हैं सेकंड रो। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है मेरे पास, यहां पर है, ये लीडिंग एंट्री है, R2 है, लेकिन कॉलम कौन सा है C3। R2 और C3 ये लीडिंग एंट्री है। इसके अलावा ये और ये वैल्यूज के हैं, जीरो है ना हमारे पास, तो ये भी एचलॉन फॉर्म की पहचान है। नेक्स्ट क्या है, ये लीडिंग एंट्री है, ये कौन सी रो है R3, लेकिन ये कॉलम कौन सा है C4, यानी जो R3 है और वो C4 बनता है वो लीडिंग एंट्री का। इस लीडिंग एंट्री के अलावा तमाम नंबर्स इस कॉलम की वैल्यूज के हैं, जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो। अगर ये हो तो ये हमारे पास क्या होती है, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर ये पॉइंट समझ आ जाए तो फिर बहुत आसान है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना। अब चले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। जब सॉल्व करेंगे चीजें और क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएंगी। चलिए बेटा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये 3 नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है एचलॉन फॉर्म से भी और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म से भी। दोनों अलग अलग एग्जाम्स में पूछ सकता है, कंबाइंड नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। अगर कंबाइंड आ जाएगा तो लेंथी सवाल हो जाएगा, किसी एक टाइप को पूछेगा, या वो एचलॉन फॉर्म की मदद से पूछेगा या वो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की मदद से उस सवाल का सॉल्यूशन आपसे पूछेगा यहां पर, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ये मैंने फर्स्ट पार्ट यहां पे लिख लिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमने। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, सॉरी नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप ए बी क्या होता है मेरे पास, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये जो मुझे नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया है ना, इसको मैंने इधर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है, सिर्फ नंबर्स को, x1 x2 और x3 को नहीं लिखना। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म ए बी होती है हमारे पास, ठीक है। तो पहले C1 में हम ये कोएफिशिएंट्स लिखेंगे x1 के, तो वो क्या आ जाएगा 1 2 5 1 2 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड कॉलम में x2 की वैल्यूज 2 3 4 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड कॉलम में ये वैल्यूज हैं, ये आ गई हमारे पास x3 की -2 1 -3, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आपने एक लाइन छोटी सी लगा ली है, डॉटेड लाइन के अंदर रखने, जो राइट साइड वाले नंबर्स हैं वो आपने लाइन लगा के रखने हैं, वैसे नहीं रखने इसे, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की पहचान आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखें कैसे सॉल्व करना है। ये मेरे पास लीडिंग एंट्री है R1 की, किसकी, R1 की। इसकी मदद से मैंने इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है, ये R2 को 0 बनाना है और R3 को 0 बनाना है, ठीक है। एचलॉन फॉर्म के अंदर तब्दील करना है पहले, तो एचलॉन फॉर्म की डेफिनेशन साथ साथ क्लियर होती जाएगी यहां पे। अब देखिए यहां पे कौन सा रो ऑपरेशन यूज करना है।
ये कौन सी रो है, सेकंड, ये वाली, इस नंबर को, सेकंड को 0 बनाना है, माइनस करेंगे, ये +2 है तो -2, मल्टीप्लाई बाय किसको यूज कर रहे हैं, R1 को, तो चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, यहां पर R1 के अंदर, सॉरी R2 के अंदर। ठीक है, इस नंबर को 0 बनाना है इस ऑपरेशन की मदद से, तो R1 वैसे की वैसे आ जाएगी, उसे लिख लेते हैं। ये क्या मेरे पास 1 2 -2 -1, ठीक है बेटा, और दरमियान में ये नंबर्स इस तरह आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर है? अब देखें जरा, इस रो ऑपरेशन को साइड पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या रो ऑपरेशन मैंने लिखा है इधर, वो लिखा है जी R2 - 2R1, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने ये ऑपरेशन सॉल्व किया, साइड पे सॉल्व कर लें। पहले R2 की सारी वैल्यूज लिख लें, ये वाली R2 की वैल्यूज क्या मेरे पास, 2 3 1 और 1, यानी ये माइनस 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 2 2 2 2 इनटू, ये सारी ब्रैकेट्स में वैल्यूज आएंगी हमारे पास। ठीक है, R1 की ये 1 2 -2 -1, इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 मिलेगा हमें। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो R2 की नई एंट्रीज मुझे ये मिलेंगी, क्या आती हैं, 0 -1 5 और 3 आ गया इस ऑपरेशन की मदद से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट के एक और ऑपरेशन, इसको भी 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा हमारे पास, R3 माइनस यहां पे 5R, +5 -5 R1, चेंज इन R3, यानी इसको 0 बनाना है, R3 को +5 -5 को मल्टीप्लाई करना R1 के साथ, ये ऑपरेशन करेंगे तो R3 में हमें नया चेंज मिल जाएगा। इसको भी साइड पे सॉल्व कर लेते हैं यहां पे, तो ये मेरे पास क्या है, R3 -5 टाइम्स R1, पहले R3 की सारी वैल्यूज लिख लें, क्या ये क्या आ जाएगी, 5 4 3 माइनस में और ये 1 -5 -5 -5 -5 इनटू क्या होना चाहिए, R1 की वैल्यूज, वो क्या 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है -2, फिर क्या है -1। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आएगा, 0, इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा, -6, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 7, और इसको सॉल्व करेंगे ये अभी आ जाएगा 6 के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये वैल्यूज मुझे मिलेंगी R3 की न्यू एंट्रीज, क्या आ जाएंगी, 0 -6 7 और 6। इस लीडिंग एंट्री के नीचे ये वाली हमारे पास टर्म 0 हो चुकी। ठीक है, अब ये लीडिंग एंट्री है, हमने सिर्फ इस वैल्यू को 0 बनाना है नीचे, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये R3 की वैल्यू 0 बनानी है आपने, किसकी वैल्यू 0 बनानी है, R3 की, तो R3 को 0 करना है। ठीक है, ठीक है, इसको -6 के साथ मल्टीप्लाई करें, +6 होगा, इसमें ऐड करेंगे तब आंसर 0 होगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, R2। अब कौन सी रो है, R2 है हमारे पास, तो चेंज किस में आ जाएगा, R3 के अंदर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन है, इसमें एक ऑपरेशन यूज करना है। इधर ये लीडिंग एंट्री थी, नीचे वाली टर्म 0 बना दी, अब ये लीडिंग एंट्री है। ठीक है, इसके नीचे वाली वैल्यू 0 बनानी है, तो ये मेरे पास R1 तो वैसे आ जाएगी 1 2 -2, ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा -1, ये भी वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इसको 0 नहीं करना, ये वैसे का वैसे ही आ गया, इसको 0 बनाना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं साइड पे, यहां पे तो मेरे पास क्या है, ऑपरेशन क्या है हमारे पास, R3, ठीक है, -6 R2, इस ऑपरेशन की मदद से R3 की वैल्यूज क्या है, 0 -6 7 6, माइनस करेंगे 6 6 6 6, R2 की वैल्यू क्या है, 0 -1 5 और 3। ठीक है बेटा, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस नंबर को, इसका आंसर 0 आता है, इसका आंसर क्या आता है, 0, ये यहां पर लिखेंगे हम। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी 0 आता है, माइनस माइनस +6, -6 के साथ कैंसिल, इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये बनेगा 30 में से 7 को माइनस करेंगे तो -23 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
और लास्ट में ये 18 में से इसको माइनस करेंगे तो -12 आंसर मिलेगा मुझे यहां पर। ठीक है बेटा, ये मेरे पास एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। कैसे? इसमें एक जीरो है, इसमें कितने जीरो? लीडिंग एंट्री से पहले 2 जीरो हैं, तो ये एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। जब एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे बैकवर्ड सॉल्यूशन की मदद से। बैकवर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, जो आपकी बुक में मेंशन है, ये कोफिशिएंट्स मैंने इनकी मदद से मैट्रिक्स बनाया था। अब दोबारा इस फॉर्म के अंदर आते हैं, ये x1 की वैल्यू, ये x2, ये x3 इक्वल -1, इधर लिखते हैं दोबारा। ठीक है, दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा +2x2, ये आ जाएगा -2x3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। ये x1 की वैल्यू 0 है, x2 से स्टार्ट करना है, -x2 + 5x3 इज इक्वल टू 3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट में x1 की वैल्यू भी 0, x2 की वैल्यू भी 0, ये क्या आ जाएगी मेरे पास? -23 x3 आ जाएगा इज इक्वल टू -12। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। हमेशा आपको ये वैल्यू मिल जाए करेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x3 -12 ओवर -23, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 12/23। ये किसकी वैल्यू आ गई? x3 की, क्योंकि हमने x1, x2 और x3 की निकालनी, एक वैल्यू आ चुकी। अब इसको इसमें रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास x2 की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट इन सेकेंड, इसमें रिप्लेस करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो ये x2 की वैल्यू निकालनी है एज इट इज, प्लस 5 × 12/23 इज इक्वल टू 3। इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, जैसे आपकी चॉइस है, बल्कि इसको इधर ही रहने देते हैं। x2 आ गया, ये कितना हो जाएगा? 60/23, 3, ये उधर जाके माइनस, जब ये उधर जाके माइनस होगा 60/23, जब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा x2 इज इक्वल टू 9/23। ये सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करने से माइनस आता है 29, आपने इसको सॉल्व करके ये आंसर निकालना है। अब ये दोनों वैल्यूज हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। ठीक है, x1 की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा? x1 + 2 × x2 -9/23। ठीक है, -2 × x3, x3 की वैल्यू क्या है? 12/23 इज इक्वल टू -1। ये चीज आ जाएगी। x1 एज इट इज, मल्टीप्लाई करवाएं 18/23, 24/23, -1, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो -42/23 -1, इसको उधर ले जाते हैं। x1 -1 + 42/23, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 19/23। आपने इसे कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। ये x1, ये x2 और ये x3 की वैल्यू आ चुकी, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास? फाइनली ये बनेगा हमारे पास 19/23 और ये आ जाएगा -9/23 और लास्ट में 12/23। तो ये सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का, जो कि एचलॉन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब हमने इसको रिड्यूस से भी सॉल्व करना है। अभी हमने सिर्फ एचलॉन से सॉल्व किया इसको, अब रिड्यूस की भी बारी है। इसी पार्ट को हमने सॉल्व करना है रिड्यूस एचलॉन फॉर्म से। अच्छा बेटा, यहां पर मैंने सिस्टम लिखा है दोबारा, यहां पे मेरे पास एचलॉन फॉर्म में था, ये उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की मदद से ही भी इसको सॉल्व करना है। अगर आपने रिड्यूस एचलॉन फॉर्म का कंसेप्ट समझ लिया तो फिर ये भी सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। अच्छा बेटा, यहां तक तो सेम है, क्योंकि ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे वाली टर्म्स हमने जीरो बनानी होती, इसे और इसे। जैसे मैंने यहां पर आपको बनाना सिखाया, यही रो ऑपरेशंस यहां पर यूज करने, ये आंसर आ जाएगा यहां तक। दोनों के अंदर फर्स्ट स्टेप हमारा सेम है। ठीक है, इन एंट्रीज को जीरो बनाना होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में क्या करना होता है। एचलॉन फॉर्म में इसके नीचे वाली टर्म जीरो बनाई थी R2 की लीडिंग एंट्री से, लेकिन इसमें ऊपर भी जीरो बनाना होता है। इस पॉइंट को नोट कर लें।
इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ये 0 बनाना सिखा चुका हूं पहले स्टार्टिंग के अंदर, उसको दोबारा समझ ले, इधर टाइम वेस्ट होगा हमारा। सिर्फ मैंने इस ऑपरेशन को 0 बनाना है। ये क्या है मेरे पास, इस वैल्यू को 0 बनाना है। ये कौन सी रो है, R1, ये प्लस R1 की, R1 को 0 बनाना है। इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करेंगे तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, तो +2 R2 आ जाएगा। किसको यूज कर रहे हैं हम यहां पे, R2 को यूज कर रहे हैं। तो चेंज किस में आ जाएगा हमारे पास, R1 के अंदर। ये ऑपरेशन हम पहले यूज कर चुके हैं, इसको हम दोबारा इधर लिख लेंगे, ठीक है। वो स्टार्टिंग में आपने समझ लेना, मैं सिर्फ इस वैल्यू को 0 यहां पे बना रहा हूं। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे इस ऑपरेशन की मदद से। R1 क्या है हमारे पास, R1 + 2 R2, ठीक है बेटा। R1 की पहले वैल्यूज लिखते हैं, 1 2 -2 -1 +2 +2 +2, ठीक है। और मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, ठीक है, किसके साथ, 0 के साथ, -1 के साथ, 5 के साथ, और ये आ जाएगा 3 के साथ। ये R2 की एंट्रीज आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं वैल्यू क्या बनती है। ये सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 8, इसे सॉल्व करेंगे 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 5 मिलेगा। तो ये R1 की न्यू एंट्रीज आ जाएगी मेरे पास, सॉरी ये 1 आती है, ठीक है, 1 0 8 और लास्ट में क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 के इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा। और R2 को यूज किया, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, 0 -1 5 3। ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं पिछले, जब हमने एचलॉन फॉर्म बनाई थी। ये आता मेरे पास 0, ये आता मेरे पास 0, ये आता मेरे पास -23, और ये आता मेरे पास, चेक कर लेते क्या वैल्यू मिलती है मुझे, -12 के बराबर। किसके बराबर, -12 के बराबर, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमने रिड्यूस की तरफ जाना है। रिड्यूस में क्या करना होता है, अब ये लीडिंग एंट्री है, इस लीडिंग एंट्री की मदद से, ठीक है, लीडिंग एंट्री किसकी है, R3, यानी हमने इसके ऊपर वाली वैल्यू 0 बनानी, इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है, C3 की। अब इसको हमने कैसे लेके चलना है, अगर यहां पर 1 हो जाएगा ना तो आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान होगा। 1 के अलावा नंबर होना मुश्किल हो जाती है हमारे लिए कैलकुलेशन करना। तो पहले इसे 1 बना लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, -23 के 1/23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, R3 के, यहां डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो चेंज किस में आ जाएगा, R3 के अंदर। तो ये आ जाएगा मेरे पास AB, क्या बनेगा, बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएंगी। ये आ जाएगा 1 0 8, ठीक है, और लास्ट में क्या है 5, ये भी एज इट इज आ जाएगा 0 -1, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 5 3 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0, इसको -23 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास +12/23 वैल्यू मिलेगी मुझे, ठीक है। यानी -12 को डिवाइड करना -23 से, वो ये वैल्यू प्लस की फॉर्म के अंदर आएगी। किस फॉर्म में आएगी, प्लस फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब इसकी मदद से मुझे इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, फिर हमारा सॉल्यूशन बड़ी आसानी के साथ हमें मिल जाएगा। तो बाय ऑपरेशन क्या है मेरे पास, पहला हमने इसको यूज करना है, पहले इसको 0 बनाते हैं, R1 को, R1, ठीक है, ये प्लस है तो -8 R3, तो चेंज किस में आ जाएगा, R1 के अंदर। पहले इसे सॉल्व करते हैं इसके मुताबिक। तो ये मेरे पास AB न्यू मैट्रिक्स जो मिलेगा मुझे, कैसे मिलेगा, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इस ऑपरेशन की मदद से। इसको हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज को, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। स्पेस कम है तो ये मेरे पास R1 -8 R3 आ गया। R1 की एंट्रीज क्या मेरे पास, 1 0 8 1 0 8 5 -8 -8 -8 -8 मल्टीप्लाई बाय R3 की वैल्यू 0 0, ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगी लास्ट वाली वैल्यू 12/23। इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, सॉल्व करने से 1, इसको सॉल्व करने से 0, इसको सॉल्व करने से 0 आ जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 1596, सॉरी ये 23 है, ठीक है। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 115 में से 96 को माइनस करेंगे तो 19/23 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास चेंज किस में आ जाएगा, R1 के अंदर।
ठीक है, इस ऑपरेशन के मुताबिक। तो ये वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या आ जाएगी हमारे पास 1 0 0 आ गया, ठीक है बेटा, और लास्ट में क्या आ जाएगा 19/23 आ गया। ये अब इसको सोल्व करना है, इससे 0 बनाना है, ठीक है, हम R3 को लेके चल रहे हैं, R3 की लीडिंग एंट्री को, इसको 0 बनाना है। अब ये कौन सा है, कौन सी रो है, R2 है, R2 है तो माइनस, प्लस है तो -5, तो किसको यूज कर रहे हैं, R3 को, तो चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R2 के अंदर, ठीक है बेटा। अब इसको भी यहां पे सॉल्व करते हैं रफ साइड पे इस ऑपरेशन की मदद से, यानी R2 है मेरे पास -5 टाइम्स R3 है, तो R2 की वैल्यूज क्या है, 0 -1 5 और 3, ठीक है, ये R2 की आ गई 5 5 5 5, मल्टीप्लाई करवाते हैं, R3 की वैल्यू 0 0 5 और ये कितना आ जाएगा 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 0 बनेगी, ठीक है, ये मेरे पास -1 बनेगी, और इसको सॉरी यहाँ पे 1 है, R3 की वैल्यू 1 है, और ये मेरे पास ये थी 12/23, ये भी 0 आएगा, ये मेरे पास बनेगा 69 69 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास 9/23, यानी ये एंट्रीज मुझे मिलेंगी यहां पर R2 की जो मैंने न्यू बनाई है, 0 -1 0 9/23 आ गया, ठीक है, और ये वैसे की वैसे आ जाएगा। ये हमने यूज की थी इसकी लीडिंग एंट्री को 0 0 1 12/23, ठीक है बेटा। तो यहां पर मेरे पास ये एचलॉन फॉर्म के अंदर, सॉरी रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये लीडिंग एंट्री, ये टर्म 0, लीडिंग एंट्री के अलावा तमाम टर्म 0, लीडिंग एंट्री के अलावा तमाम टर्म 0 बन चुकी है। अब ये x1 का कोफिशिएंट है, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखे थे ना, ये किसकी वैल्यू है, x1 की, तो कोफिशिएंट 1 है, तो x1 का आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा यहां से, क्या आएगा 19/23, ठीक है। लेकिन ये x2 का नेगेटिव है, इसे नेगेटिव लिखते हैं, x2 = 9/23। जब इसका साइन चेंज करेंगे इधर मल्टीप्लाई करने से, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/23, ये चीज आ गई। और लास्ट में ये x3 का कोफिशिएंट है, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 12/23, तो ये भी सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। तो सॉल्यूशन सेम होगा, दोनों को मैच कर सकते हैं आप, ठीक है, फर्स्ट वाले को भी और सेकंड वाले को भी, ठीक है। तो यहां पर मैंने सॉल्यूशन बनाया था, सॉल्यूशन सेट ये बना था और ये बना था, दोनों का आंसर सेम है। रिड्यूस से कर लें चाहे एचलॉन रिड्यूस एचलॉन फॉर्म से कर लें, दोनों का आंसर सेम बन चुका है हमारे पास। अच्छा बेटा, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेंगे फिर हम पर दो डेफिनेशंस को समझेंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपके लिए ज्यादा क्लैरिटी होगी। यहां पर हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, ठीक है, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है, ये सॉल्व किया रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की मदद से। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ चुका था रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर। अभी इसी को लेके चलेंगे हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की तरफ। यहां पे मैंने रीराइट कर लिया। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यूनिक कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। ये मेरे पास ए बी मैट्रिक्स था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये वाला हिस्सा, इतना पोर्शन हमारे पास ए होता है। क्या होता है, ए। ये कंप्लीट मेरे पास क्या होता है, ए बी कंप्लीट मैट्रिक्स, यहां से लेकर यहां तक ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो हमने इसकी मदद से बनाया था। लेकिन उससे पहले जितने भी नंबर्स हैं x1 x2 और x3 के, ये ए मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब इसी की मदद से सॉल्व करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, एक आंसर हमें कब मिलेगा, अगर रैंक ऑफ ए, रैंक हम पढ़ चुके हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, रैंक ऑफ ए बी इक्वल हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर ये तीनों इक्वल हो, रैंक ऑफ ए, इसका रैंक कितना है ये हमें नजर भी आ रहा है। ये भी कोई रो जीरो नहीं है, ये भी कोई रो जीरो नहीं है, ये भी कोई रो जीरो नहीं है। इसका रैंक कितना है 3। रैंक ऑफ ए बी भी सेम होना चाहिए। ये रो भी जीरो नहीं है, ये रो भी जीरो नहीं है, ये रो भी जीरो नहीं है।
तो इसका रैंक भी कितना है मेरे पास 3 है, यानी ए का रैंक भी 3 आ गया, ए बी का रैंक भी कितना आ गया 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी x1 x2 x3 वेरिएबल्स कितने हैं, ये भी 3 है। अगर ये तीनों चीजें एक जैसी हो तो वो जो सॉल्यूशन होता है, जो सिस्टम हमें दिया होता है, वो कंसिस्टेंट होता है लेकिन यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी x1 x2 और x3 का एक एक आंसर आएगा, जैसे हमें नजर भी आ रहा है यहां पर, एक से ज्यादा नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है ये हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब मिलेंगे हमें, जब हमारे पास एचलॉन फॉर्म बना रहे हो हम, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख लेता हूं, ठीक है, ये 2 0 1 2 3 0 0 0 0, अगर ये पूरी रो 0 हो जाए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की पूरी रो 0, एक तो ये तरीकाकार होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, ये याद रखना आपने एमसीक्यूज के तौर पर। इसी को लेके चलते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल होना चाहिए, ये ए का रैंक है हमारे पास, रैंक ऑफ ए बी का रैंक भी क्या है, सेम, फर्स्ट कंडीशन सेम है, जैसे यहां पर थी रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ बी, यहां पर भी सेम है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए, बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस होना चाहिए रैंक हमारा, ठीक है। यहां पर रैंक कितना है, इस इतने हिस्से का, ये रो 0 हो चुकी है, ये रैंक के अंदर नहीं आती, एक रो 2 रो इसका रैंक 2 होता है हमारे पास, ठीक है। जब इसकी बात करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, ये रो 0 हो चुकी है, ये रैंक में नहीं आती, 1 और 2, इसका रैंक भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन वेरिएबल्स कितने होंगे, 1 2 3 इस तरह के 3 वेरिएबल्स। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो सिस्टम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखता है, ये चीज नोट करनी है, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर डिटेल के साथ इलेबोरेट की गई है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, ठीक है। यहां पर पेज 67 के ऊपर ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन यही चीज है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए चीजें समझना आसान हो जाए, एमसीक्यूज में इस तरह के बन सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है। ये तो कंसिस्टेंट की बात कर ली, ठीक है। यहां पर आते हैं इनकंसिस्टेंट की तरफ। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट हैज नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे हमारे पास, ठीक है। आपकी बुक में एग्जांपल है, वो यहां पर नजर आ रही है आपको, ये वाला हिस्सा, यहां पर ए है और ये ए बी है, बड़ी सिंपल सी चीज है, इसी को लेके चलते हैं, जैसे हमने इसको लेके चले, ठीक है। एक सिस्टम बना लेते हैं, 1 2 3 4 0 0 सॉरी 1 2 4, ये चीज आ गई, 0 0 0, ये 5 कर लेते हैं, ये ए है मेरे पास, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ए बी, ये पूरा ए बी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, लेकिन इतना हिस्सा ए है। यहां पर रैंक ऑफ ए लेस देन है रैंक ऑफ ए बी से, ये ए का रैंक, इसमें कितनी रोज है, 1 2, ये रो तो 0 हो चुकी, ये रैंक में नहीं आएगी, ए के, ए का रैंक कितना है, 2 है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे, ये रो भी 0 नहीं है, ये रो भी 0 नहीं है, ये रो भी 0 नहीं है हमारे पास, तो ए बी का रैंक कितना हो गया, 3, विच इज लेस देन। अगर ये कंडीशन हो हमारे पास, रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी आ जाए, तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन यानी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये डेफिनेशन, ये 3 पॉइंट्स को मार्क कर ले जो एमसीक्यूज में पूछता है, और डेफिनेशन लास्ट में याद करनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने, ठीक है बेटा। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले से हम एचलॉन फॉर्म की मदद से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखना है। जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, x के कोफिशिएंट यहां पर आ जाएंगे, y के कोफिशिएंट यहां पर आ जाएंगे, z के कोफिशिएंट यहां पर आ जाएंगे, और ये वाले नंबर हम यहां पर लिख देंगे डॉटेड लाइन की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब ये लीडिंग एंट्री है R1 की, ठीक है। इसकी मदद से इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है, ठीक है। तो ये 2 ऑपरेशन यूज करेंगे। किसको 0 बनाना है, R2 को, तो R2 +2 है तो -2, R1 को यूज कर रहे हैं हम। पहले इस ऑपरेशन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसकी मदद से, क्योंकि नीचे भी 2 है तो सिमिलर ऑपरेशन यूज होंगे हमारे पास R2 में और R3 के अंदर, ठीक है। तब ये वैल्यू 0 मिलेगी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या मेरे पास R2 -2 टाइम्स R1 R2 की वैल्यूज लिख लें 2 1
2 3 -2 -2 -2 -2। R1 से मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ? R1 के साथ। 1 2 1 2। जब इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू 0 कितनी आएगी? -3। ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये आ जाएगी -1। ठीक है, तो ये चेंज आ जाएगा हमारे पास R2 में। ये जो वैल्यूज मिलेंगी 0 आ जाएगी, -3 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, -1। बिल्कुल इसी तरह इधर 0 बनाने के लिए हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे R3, ठीक है, -2 R1। R3 की वैल्यूज क्या है? 2 3 -1 और 7 -2 -2 -2 -2 इंटू R1 की वैल्यूज 1 2 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 -1 -3 और 3 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो ये मेरे पास न्यू वैल्यूज आ जाएंगी किसकी? R3 की। 0 -1 -3 और 3। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे ये वाली टर्म 0 है, अब इसके नीचे ये वाली टर्म नीचे 0 बनानी है हमने। ठीक है लेकिन यहां पर मुश्किल हो जाएगा, 3 से इसे बनाना 0 मुश्किल होता है, तो 1 को ऊपर ले आते हैं, उसकी मदद से सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। तो बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां पे इंटरचेंज करते हैं R2 और R3 को, क्योंकि लीडिंग एंट्री 1 हो ना, चाहे -1 हो, तो 0 बनाना हमारे लिए आसान होता है। तो A B हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर? ये R1 वैसे की वैसे आ जाएगी, 1 2 1, ये चीज आ गई 2। ये थर्ड रो को ऊपर ले आएंगे, 0 -1 -3 3 और R2 को बाद में 0 -3 0 -1। तो यहां पर मैंने पहले इंटरचेंज कर दिया तो ताकि सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास R2 की लीडिंग एंट्री ये है, इसके नीचे वाली टर्म को 0 बनाना है सिर्फ एचलॉन फॉर्म के अंदर। तो किसको 0 बनाना है? R3 को। तो यहां पर ऑपरेशन यूज करेंगे बाय R3 को 0 बनाना है। ठीक है, लेकिन इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 -1 इसका हो जाएगा प्लस, इसमें सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 मिलेगी, तो ये -3। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास R2 को यूज करें तो चेंज इन R3, सिर्फ चेंज इन R3 आएगा, बाकी जो होगा हमारे पास R1 और R2 वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 2 1 और ये आ जाएगा डैश में 2, ये भी वैसे आ जाएगा 0 -1 -3 और 3। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यहां पर साइड पे कर लेते हैं। ठीक है ये ऑपरेशन है R3। पहले R3 की सारी वैल्यूज लिखते हैं, 0 -3 0 -1। ये R3 की वैल्यूज आ गई, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू, इसके मुताबिक R2 की वैल्यूज क्या है? 0, फिर वैल्यू क्या है मेरे पास? -1। ठीक है, ये फिर वैल्यू क्या है मेरे पास? -3, फिर वैल्यू क्या है मेरे पास? 3। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे 0, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0, जब इसे सॉल्व करेंगे तो +9, जब इसे सॉल्व करेंगे तो -10 वैल्यू मिलेगी। तो ये चेंज इन R3 मुझे यहां पर मिलेगा इस रो ऑपरेशंस की मदद से, 0 0 9 और -10 के बराबर। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इस लीडिंग एंट्री से पहले कोई 0 नहीं है, इस लीडिंग एंट्री से पहले 1 0 है, इस लीडिंग एंट्री से पहले 2 0 है, तो ये एचलॉन फॉर्म के अंदर तब्दील हो चुका है। अब बैकवर्ड सॉल्यूशन की मदद से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे x y और z का। ठीक है, तो पहले ये वैल्यू लिखेंगे यहां पर लास्ट में, यहां पर 0 0 है, ये x और y की वैल्यू 0, लास्ट में z की वैल्यू 9z, इसे क्या लिखेंगे? 9z विच इज इक्वल टू -10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? -10/9 के बराबर। ठीक है, ये z की वैल्यू मिल गई मुझे। आगे ये चीज आ जाएगी माइनस। ठीक है, पिछले पार्ट के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसमें भी इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं आप, इसे बैकवर्ड सॉल्यूशन इसे कहते हैं। ऊपर की जानिब जाएंगे, ये किसका है? -y -3z इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो -y की वैल्यू निकालनी, y की 3z की वैल्यू क्या है? ये आ गई। ठीक है, ये 3 आ जाएगा हमारे पास, -y + 30/9 3 -y और ये कितना बनेगा? 3 - 30/9
9। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -1/3। इसको सॉल्व करने से वैल्यू क्या आएगी -1/3। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y का आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा फाइनली 1/3 आ जाएगा। ठीक है, z भी आ गया और y भी। अब इसको यूज करते हैं x, y और z, इसकी मदद सॉल्व करेंगे इसे। एंड ठीक है, ये x है प्लस 2y है ये, और ये मेरे पास किसका है z1 है, और ये इक्वल टू 2 है। y और z की वैल्यू इसमें पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है 1/3, और z की वैल्यू मेरे पास कितनी आई -10/9 इज इक्वल टू 2। और जब इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2/3, 10/9 इज इक्वल टू 2। जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा -4/9 इज इक्वल टू 2। इसको उधर ले जाएंगे 2 + 4/9। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 22/9 x की वैल्यू, x, y और z। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया मेरे पास 22/9, 1/3 -10/9। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का एचलॉन फॉर्म की मदद से ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट किस तरफ, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की तरफ। अब यहां पे मेरे पास ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की मदद से सॉल्व करना है इसी सिस्टम को। जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया, जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है दोनों स्टेप्स के अंदर, दोनों के अंदर एचलॉन और रिड्यूस के अंदर सेम होता है फर्स्ट स्टेप हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर थर्ड भी सेम बनता है क्योंकि हमने इंटरचेंज किया था। ठीक है, इसको और इसको ऊपर लेकर आए थे, इसको नीचे, इसकी मदद से जीरो बनाना हमारे लिए आसान होता है। तो यहां तक तो सेम है जैसे कि हमने एचलॉन फॉर्म के अंदर किया। अब यहां से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लीडिंग एंट्री R2 की, किसकी यूज करनी है लीडिंग एंट्री R2 की। अब इसको यूज करना है। ठीक है, इसकी मदद से इसे जीरो बनाना है और इसे जीरो बनाना है, तो हमारे लिए आसान होगा इसको सॉल्व करना। ये तो सॉल्व कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा, सिर्फ मैं इसके जीरो बनाना सिखाऊंगा ये कैसे बनेगा। ये कौन सी है R1, किसको जीरो बनाना R1 को, +2 है तो -2 लिखेंगे सॉरी, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 के साथ, -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने +2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है। इसको हम +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +2 के साथ किसको R2 को, और किसमें प्लस करना है R1 के अंदर। तो ये वैल्यू तब जीरो मिलेगी मुझे इस ऑपरेशन की मदद से। ठीक है बेटा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे इधर रीराइट करते हैं। तो R1 की पहले वैल्यूज लिखने, ये क्या आ जाएगी मेरे पास 1, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 2। प्लस करना है, प्लस प्लस प्लस, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी इस ऑपरेशन के मुताबिक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये सारी वैल्यूज लिख ली। अब ब्रैकेट्स में हमने किसकी वैल्यूज लिखनी R2, ये R2 की वैल्यूज आ जाएंगी 0, -1, -3 और 3। ये आंसर 1, ये आंसर 0, ये आंसर -5 और ये आंसर 8 बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास R1 में चेंज आ जाएगा इस ऑपरेशन के मुताबिक। ये क्या बनेगा 1, फिर वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 0 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू बचती है -5, और ये बैरियर आ जाएगा यहां पर लास्ट में 8 बनेगा हमारे पास। ठीक है, R2 वैसे की वैसे आ जाएगी 0, -1, -3। ठीक है, और ये आ जाएगा 3, इसको हमने यूज किया था। अब ये ऑपरेशन में हम पहले सॉल्व कर चुके यहां पर, अगर आपको याद हो। ठीक है, इस ऑपरेशन को यूज करके ये वाली टर्म 0 बनाई थी, इसको देख लेना आपने रिवाइंड करके। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस ऑपरेशन के मुताबिक इसको 0 बनाना था। ठीक है, R3 को तो +3R1 किया हमने। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास चेंज इन R3, तो ये आ जाएगा 0, 0, ये आया था 9 और ये आया था -10 के बराबर। आपने देख लेना है इसको मैंने 0 कैसे बनाया था एचलॉन फॉर्म के अंदर। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं ये लीडिंग एंट्री है R3 की, इससे ऊपर वाली टर्म इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है।
लेकिन इधर 1 हो तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो पहले मैं R3 की लीडिंग एंट्री को 1 बना लेता हूं। तो बाय कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगा, अगर इसको 9 से डिवाइड करें यानी 1/9 के साथ मल्टीप्लाई करें किसको, R3 को, तो चेंज किस में आ जाएगा, R3 में। ठीक है, तो ए बी जो नया कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स मुझे मिलेगा यहां पर, ये आ जाएगा वैसे का वैसे 1 0 -5। ठीक है, और ये भी वैसे ही आ जाएगी, हमने यहां पे ऑपरेशन अप्लाई किया ये वाला 0 -1 -3 3, यह आ जाएगा 0 0 डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा मेरे पास 1, और ये आ जाएगा 10/9 आ चुका मेरे पास। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। अब ये लीडिंग एंट्री 1 आ चुकी है R3 की, इसको 0 बनाना है और इसके 0 बनाना, ऊपर वाली टर्म्स को 0 बनाना है हमने, दोनों की दोनों। अब कौन से ऑपरेशन यूज करेंगे जरा देखना आपने, बाय इसको 0 बनाना है, ये नेगेटिव है, इसको +5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R1 को 0 बनाना है, +5 के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, R3 को, तो चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R1 के अंदर। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं हम यहां पर, तो ए बी क्या आ जाएगा मेरे पास, विच इज इक्वल टू, ये वैसे की वैसे आ गए, ठीक है, सॉरी ये वैसे की वैसे आ जाएगी 0 0 1, ठीक है, और लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, -10/9। R3 को हम यूज कर रहे हैं, उसको मैं अभी रेस कर देता हूं। अब इसको हमने सॉल्व करना है रफली। अब रफली कैसे सॉल्व करेंगे इसे, क्या ऑपरेशन है मेरे पास, ये वाला ऑपरेशन है, R1 + 5 R3। पहले R1 की वैल्यूज लिखते हैं यहां पर सारी की सारी, ये क्या आ जाएगी 1 0 -5 8 +5 +5 +5 +5 मल्टीप्लाई बाय R3 की वैल्यूज क्या है 0, ये क्या आ जाएगी मेरे पास 0 0 1 और -10/9, ये आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर भी 0 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करना है 9 × 8 72 -50 22/9 वैल्यू आएगी, यानी ये R1 में चेंज आएगा हमारे पास, क्या आएगा जी 1 0 0 22/9 आ गया। ठीक है, इसको भी चेंज करना हमने। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या यूज करना है हमने यहां पे, जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा इसको 0 बनाना है, ये किसकी वैल्यू है R2 की, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, +3 × R3, तो चेंज किस में आ जाएगा R2 के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये ऑपरेशन हम यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, R2 + 3 R3, R2 की वैल्यूज ये लिखेंगे सारी की सारी 0 -1 -3 और 3 +3 +3 +3 +3, ये वैल्यूज आ जाएंगी यहां पर किसकी R3 की 0 0 1 -10/9, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये आंसर क्या आ जाएगा -1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, और ये मेरे पास बनेगा 27, और 27 में 30 को माइनस करेंगे तो -1/9, सॉरी ये सॉल्व करेंगे तो ये 9 -1/3 ये वैल्यू मुझे मिलेगी इसको सॉल्व करने से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, इसे करेक्ट कर लीजिएगा 0 -1 0 -1/3। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन साफ साफ नजर आ रहा है। ये x की वैल्यू क्या हमारे पास, x किसके बराबर आ गया, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है, किसके बराबर आ गया 22/9 वैल्यू मिली मुझे यहां पर। ठीक है, ये y लेकिन -y है यहां पर, -y यानी -1/3 इक्वल, ये वाला इक्वल का साइन ये कैंसल आउट, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1/3। ठीक है, और ये z है, तो z किसके बराबर आ गया, ये वाला लास्ट वाला नंबर -10/9, तो यहां पर भी हमारा आंसर दोनों का सेम आ चुका, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म से भी और एचलॉन फॉर्म की मदद से भी। ठीक है, तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बना लेते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं। यहां पर x1 के जो कोफिशिएंट है वो उसे c1 में लिख लेंगे, x2 के कोफिशिएंट हम c2 के अंदर, x3 के कोफिशिएंट हम c3 के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, जो इनके साथ नंबर्स हैं,
और राइट साइड पे जो नंबर्स होंगे उसे डॉटेड लाइन के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, ए बी शॉर्ट फॉर्म उसकी। अब इस लीडिंग एंट्री, किसकी लीडिंग एंट्री, R1 की, इसके नीचे वाली टर्म्स हमने जीरो बनानी है, इसे जीरो बनाना है और इसे जीरो बनाना है। ये किसकी एंट्री है, R2 की, तो पहले R2 को जीरो बनाना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे हम, तो ये ऑपरेशन यूज होगा यहां पर इसको जीरो बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर R1 वैसे की वैसे आ जाएगी, उसे हम यूज कर रहे हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर इस ऑपरेशन को, R2 माइनस 2R1, R2 की वैल्यूज लिख लें, 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और 9, -2 -2 -2 -2 इनटू यहां पर जो वैल्यूज आएंगी किसकी आएंगी, R1 की आएंगी हमारे पास, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या, 1 1 4 1 2, ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा -7, ये क्या आ जाएगा -4 और ये क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये चेंज इन R2, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, कितनी बनेगी, 0 -7 -4 और 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब हमने इसको 0 बनाना है, ये किसकी कौन सी रो है, ये R3 है जिसको 0 बनाना है, तो ये +3 है तो -3 लिखें, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये चेंज आ जाएगा हमारे पास R1 की मदद से, तो चेंज किस में आ जाएगा, R3। अब ये ऑपरेशन हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। क्या है मेरे पास, R3 माइनस 3R1, R3 की वैल्यूज क्या है मेरे पास, 3 1 -1 12 -3 -3 -3 इनटू 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 R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 4 1 और 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -11, जब इसे सॉल्व करेंगे इस ऑपरेशन के मुताबिक -4 और ये आ जाएगा 6 के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां पर जो मेरे पास R3 की नई एंट्रीज आ जाएंगी 0 -11 -4 और 6 बनेगी यहां पर हमारे पास वैल्यूज, ठीक है बेटा। अब ये मेरे पास इस लीडिंग एंट्री के नीचे वाली टर्म 0 बन गई। अब ये मेरी लीडिंग एंट्री है R2, ठीक है, R2 की मदद से मुझे ये नीचे 0 बनाना है, लेकिन यहां पर 7 का मल्टीपल नहीं है, तो पहले इसे 1 बना लें, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 बना लूं, 1 कैसे बनेगा, ये बाय इस ऑपरेशन की मदद से -1/7 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 7 के साथ -7 के साथ डिवाइड करें किसको, R2 को, तो हमें सेकंड रो में चेंज नजर आएगा, ठीक है। ये वैसे ही 1 4 1 और साथ में ये इक्वल टू 2 आ जाएगा, 0 -7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, -7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4/7, -7 के साथ डिवाइड करेंगे तो -5/7, ठीक है बेटा। और ये वैसे क्या वैसे आ गया, 0 -11, ठीक है, ये आ जाएगा -4 और ये कितना आ जाएगा 6 के इक्विवेलेंट, ये चीज आ गई। अब आगे क्या करना है, इस एंट्री की मदद से हमने इससे 0 बनाना है। जब इसे 0 बनाना है, ये किस कौन सी रो है, R3 बाय R3 को 0 बनाना है, ठीक है, क्योंकि एचलॉन फॉर्म के अंदर नीचे वाली टर्म को जस्ट 0 बनाना है, ऊपर रिड्यूस में जाना पड़ता है हमें, तो इससे 0 बनाना है, ये माइनस है तो +11 R2 आ जाएगा, तो चेंज किस में आ जाएगा, R3 के अंदर। R1 और R2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, तो ए बी क्या बनेगा मेरे पास, R1 और R2 पहले वैसे लिख ले, 1 4 1 और ये चीज आ जाएगी हमारे पास 2 के इक्विवेलेंट, ये भी वैसे आ जाएगा 0 1 4/7 -5/7। अब इसको सॉल्व करना है, इस ऑपरेशन को, क्या है मेरे पास R3 प्लस ये वाला ऑपरेशन, जब हम इसको यूज करेंगे R3 की वैल्यूज लिख लें पहले, यह आ जाएगा 0 -11 -4 6 प्लस 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 11 11 11 11 मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ये पहली 0 है, मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4/7, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय -5/7, ठीक है बेटा। इस तरह हम लिखेंगे और इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर 0 मिलेगा, इसका आंसर भी 0 मिलेगा हमारे पास, ठीक है।
और ये आ जाएगा 28, आपने चेक कर लेना, -4 है प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 4/7 है, ठीक है। 44 और 28 ये आ जाएगा 16/7, कितना बनेगा 16/7। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -25/7 इसका आंसर, सॉरी -13/7 इसका आंसर मिलेगा हमें। इसको लिखेंगे, इधर मैं लिख रहा हूं, ये आंसर 0 आया, ये आंसर भी 0 आया, ये 16/7 आंसर आया हमारे पास, ठीक है। और जब इसको लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को, तो ये मेरे पास बनता है -13/7, ठीक है। कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना, ये 6 है प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय -5/7, ठीक है। इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू मुझे मिलती है, ठीक है। तो ये मेरे पास किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, एचलॉन फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। इसके नीचे वाली टर्म यानी इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है लीडिंग एंट्री से पहले, तो ये एचलॉन फॉर्म में आ चुकी है। तो बैकवर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, बैकवर्ड सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जी से सॉरी x3 का नंबर है, किसका है, x3, 16/7 x3 इज इक्वल टू -13/7। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड, -13/7 मल्टीप्लाई बाय 7/16। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x3 की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे पास, -13/16। ये x3 की वैल्यू आ गई। अब इसको यूज करते हैं बैकवर्ड सॉल्यूशंस। ये x2 का कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, x2 का, ये x3 का है, प्लस 4/7 x3 इज इक्वल टू -5/7 x2 एज इट इज, 4/7 x3, x3 की वैल्यू कितनी है, -13/16 इज इक्वल टू -5/7। अब इसको सॉल्व करना है, x2 ये हो जाएगा -52 डिवाइडेड, सॉरी ये कैंसिल आउट होता है हमारे पास, जब कैंसिल आउट होगा तो ये क्या बन जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा, और -13/28 कितना बनेगा, -13/28 -5/7। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x2 ये आ गया, उधर जाके प्लस हो जाएगा, -5/7 प्लस 13/28। इसका एलसीएम सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से आपने इसे चेक कर लेना है, तो माइनस कितना आंसर बनता है चेक कर लेते से। जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये -1/4 इसका आंसर मिलेगा हमें, ठीक है बेटा। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। अब x2 x3 को अब यहां पे रिप्लेस करेंगे, एंड लास्ट में ये x1 का कोफिशिएंट, ठीक है, प्लस ये x2 का कोफिशिएंट 4x2 प्लस ये x3 का कोफिशिएंट बैकवर्ड सॉल्यूशन की मदद से इज इक्वल टू 2। x2 और x3 की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू x2 की वैल्यू -1/4 प्लस और x3 की वैल्यू -13/16 इज इक्वल टू 2। ये कैंसल आउट, x1 ये -1 -13/16, ये कितना बनेगा सॉल्व करने से मेरे पास आ जाएगा -29/16 इज इक्वल टू 2। 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा मेरे पास 2 + 29/16, ठीक है। जब इसे ऐड करेंगे x1 की फाइनल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 61/16। आपने इसे कैलकुलेटर से चेक कर लेना है, 32 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 29 61 बनता है। तो यहां पर x1 x2 और x3 की वैल्यूज आ गई हमारे पास, किसकी मदद से, एचलॉन फॉर्म की मदद से। तो यहां पर थर्ड का जो पहला कॉम्बिनेशन हमने प्रूव कर दिया। अब हमने चलना है रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की तरफ, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया, रिड्यूस में ये स्टेप तो हमने करना ही होता है, ये वाला, और इसमें ये भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सेम रहेगा हमारे पास, ठीक है, कहां तक, यहां तक रिड्यूस। उसके बाद इसकी मदद से ऊपर और नीचे जीरो बनाएंगे हम। अब देखिए रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर उसी तरह फर्स्ट स्टेप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना आपने, ठीक है। इसकी मदद से इसे जीरो बनाना और इसे जीरो बनाना, जैसे कि मैंने एचलॉन फॉर्म के अंदर आपको बनाना सिखाया, वही ऑपरेशंस हैं। यहां पर ये मेरे पास जीरोस बन चुके, लेकिन यहां पर 1 बनाने के लिए एक और स्टेप कर लिया था, मैंने आपको बता दिया था। ये 2 स्टेप एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर सेम होंगे। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। एचलॉन में हम क्या करते थे, इसकी मदद से इसे जीरो बनाते थे जस्ट, लेकिन रिड्यूस में इसके ऊपर भी जीरो बनाना है हमने।
फिर हमारा सॉल्यूशन जल्दी कंपाइल हो जाएगा। तो पहले इसे 0 बनाते हैं, ये कौन सी है, बाय R1, R1 को 0 बनाना है R2 की मदद से, ठीक है। तो -4, ये +4 तो -4 R2, तो चेंज किस में आ जाएगा, R1 के अंदर हमारे पास, ठीक है। किस में आ जाएगा चेंज, R1 में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं नीचे स्टेप्स के अंदर, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए बी मैट्रिक्स, क्या बनेगा, इसको यहां पे सॉल्व करते हैं इस ऑपरेशन को, ठीक है। इधर सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस कम है मेरे पास, तो ये क्या आ जाएगा, R1 की एंट्री क्या है मेरे पास, 1 4 1 और 2 माइनस 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 4 4 4 4 इंटू 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 R2 की वैल्यूज, R2 की वैल्यूज क्या है मेरे पास, 0, यह आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा मेरे पास 4/7, ये कितना आ जाएगा 4/7 और ये -5/7। इसको सोल्व करेंगे तो 1, इसे सोल्व करेंगे तो 0 जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, चेक करता हूं इसे कैलकुलेटर से, सोल्व करेंगे तो -9/7 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, -9/7 और ये 34/7। इसको सोल्व करने से तो ये चेंज आ जाएगा R1 के अंदर 1 0 -9/7 और लास्ट में क्या बनेगा मेरे पास 34/7, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब R2 वैसे की वैसे आएगा 0 1 4/7 -5/7, ये चीज आ गई, ठीक है बेटा। अब ये 0 बनाना है, ये ऑलरेडी हम 0 बना चुके हैं, ठीक है। इधर मैं सिर्फ लिख दूंगा, आपने एचलॉन फॉर्म के अंदर देख लेना इससे मैंने कैसे 0 बनाया है। इसे 0 बनाया था R3 + 11 × R2, तो चेंज किस में आ गया था, R3 के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वैल्यूज आई थी यहां पर, ठीक है, ये वही ऑपरेशन है, 0 0 16/7 -13/7, 0 0 16/7 -13/7 आ चुका हमारे पास, ठीक है बेटा। अब यहां से हमने आगे सॉल्व करना है, इस लीडिंग एंट्री की मदद से इसको और इसको 0 बनाना है। अब इसको कैसे 0 बनाएंगे, जरा बात को समझना आपने। अच्छा जी, नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 7 को अगर यहां पर आप ना भी खत्म करें, ऊपर भी और नीचे भी एलसीएम लेने से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको मैं, अभी मेरे पास R3 की लीडिंग एंट्री किसकी है, R3 की, अगर इसे 1 बना ले तो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर एक ऑपरेशन यूज कर लेते हैं इसको 1 बनाने के लिए, R3 की इस एंट्री को, तो बाय किस तरह लेके चलेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या था 7/16, इसको अगर 1 बनाना है इसका रेसिप्रोकल ले 7/16 × R3, तो चेंज किस में आ जाएगा, R3 में, तब मुझे ये वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो फिर इन नंबर्स को 0 बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब चले जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये वैसे आ जाएगा 1 0 -9/7 और ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 34/7, 0 1 4/7 और ये क्या आ जाएगी -5/7, ये चीज आ गई, ठीक है। ये वैल्यूज आ जाएंगी तो सॉल्व करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। अब यहां पर चले जी, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, ठीक है, वैल्यूज पुट करते जाएं, ये भी 0 आएगा, जब ये यहां पर पुट करेंगे ये 0 आएगा, जब इधर ये पुट करेंगे 7 7 के साथ कैंसिल, 16 16 के साथ कैंसिल, क्या बच जाएगा 1, जब इधर पुट करेंगे हम यहां पर वैल्यूज, तो ये मेरे पास -7 कैंसिल आउट हो जाएगा, -13/16 इसकी वैल्यू मिलेगी यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट, इस लीडिंग एंट्री की मदद से जो R3 की है, इससे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है। पहले से हम R1 को 0 बनाएंगे R3 की मदद से, क्योंकि ये सिंपल 1 आ चुका है R3 की लीडिंग एंट्री, तो बाय किस ऑपरेशन को यूज करेंगे, इसको 0 बनाना है R1 को, ये -9/7 है तो +9/7 आएगा, ठीक है बेटा। और किसको यूज कर रहे हैं, R3 को, तो ये चेंज किस में आ जाएगा हमारे पास R1 के अंदर। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां पर ए बी की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ए बी जो मुझे नया मैट्रिक्स मिलेगा यहां पर, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं सेपरेटली। तो यहां पर इसे सॉल्व करते हैं इस ऑपरेशन को, ये क्या लिखा है R1 + 9/7 R3।
R1 की एंट्रीज क्या है 1, ये चीज आ जाएगी 0, 0 आ जाएगा, -9/7 ये चीज आ जाएगी, प्लस 34/7। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करनी है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। आप लोगों के लिए ये चीज कर रहा हूं ताकि आप लोग आसानी के साथ समझ सको। ये R1 की वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और R3 की वैल्यूज क्या मेरे पास आ जाएगी 0, इधर क्या आ जाएगा 1, और इधर भी 0 है, ये वैल्यू भी 0 है, नेक्स्ट वैल्यू क्या 1, और लास्ट वाली वैल्यू क्या -13/16। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर 1 आता है, आपने इसे कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। इसका आंसर 0, इसका आंसर भी 0। जब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है ना, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लीजिएगा, तो ये 61/16 बनता है, इसे मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, ये आपने खुद चेक करना है इसे कैलकुलेटर से। तो ये R1 ये किस में चेंज आया, R1, तो ये आ जाएगा 0, ये वैल्यू एंट्री 1, फिर 0 आ जाएगा, उसके बाद भी आ जाएगा 0, और लास्ट वाली एंट्री क्या आ गई मेरे पास 61/16। ठीक है बेटा, अब इससे 0 बनाना है। ये कौन सी वैल्यूज है, किसकी वैल्यू R2 की, तो R2 को 0 बनाना है। ये प्लस है तो इधर लिखेंगे -4/7, R3 तो चेंज किस में आ जाएगा R2 के अंदर। ठीक है, अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, इसको कैसे लेके चलना है, जैसे हमने यहां पे सॉल्व किया है, इसको भी सॉल्व करेंगे। R2 -4/7, R2 की वैल्यूज क्या मेरे पास, पहले वो लिखते हैं 0, 1, 4/7, और लास्ट में क्या देंगे -5/7। ठीक है, -4/7, -4/7, -4/7, -4/7 के साथ सिंप्लीफाई करें, इनटू ये वैल्यूज किसकी आ जाएंगी इधर, यहां पे R3 की वैल्यूज क्या है 0, 0, 1, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, और लास्ट वाली वैल्यू क्या मेरे पास R3 की -16 कितना बनता है -16/60, ये आ जाएगा सॉल्व करने से 0। इसका आंसर मुझे मिलेगा R2 में 1। जब आपने इसे सिंप्लीफाई करना, इसका आंसर 0 आएगा, कैलकुलेटर से आपने इसे चेक कर लेना, और जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -1/4 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 1, 0, -1/4। R2 में चेंज आ चुका, R3 वैसे की वैसे आ जाएगी 0, 0, 1, -13/16। तो यहां पर हमने एचलॉन फॉर्म की मदद से ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म बना दी। अब यहां पर हमने फाइनल सॉल्यूशन लिखना है इसका, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर ये x का कोफिशिएंट हमारे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है 61/16। ये x1 की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, जैसे हमने x1, x2 और x3 को कैलकुलेट करना है, यहां पर जो ये सेकंड रो है, ये x2 का कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू कितनी आई, डायरेक्ट मिल गई हमें, x2 = -1/4 आ जाएगी वैल्यू। और लास्ट में क्या आ गई मेरे पास, ये वैल्यू किसकी आ गई, x3 की। x3 का कोफिशिएंट है, x3 = -13/16। तो यहां पर हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक नई चीज पढ़ी है। वो कौन सी चीज पढ़ी है, यानी हमें नॉन होमोजेनियस सिस्टम दिए थे, उसके क्वेश्चन नंबर 4.3 का एचलॉन फॉर्म भी बनाई और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म भी बनाना हमने सीख ली है। ठीक है, अब यहां पर ये ऑलमोस्ट नॉन होमोजेनियस सिस्टम के मैंने तीनों के तीनों मेथड्स आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म भी पढ़ ली, इन्वर्शन मेथड भी पढ़ ली, और क्रैमर रूल्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहां पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर में गॉस एलिमिनेशन मेथड को पढ़ना है फॉर होमोजेनियस सिस्टम। ये एक नई चीज होगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।